Hey everyone, so today we will discuss about Supreme Court of India और हाई कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कशन करेंगे. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बिकॉज 49th चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट हो गया है. और जब चीफ जस्टिस NV रमन्ना का जो भी टेन्योर है वो ख़त्म हो जाएगा बिकॉज 65 ईयर्स तक का टेन्योर होता है. तो उसके बाद जो न्यू CJI हैं वो अपना जो भी कह सकते हो कि कार्यभार संभालेंगे, तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप बिकॉज मैंने जो भी और टॉपिक्स हैं वो मैं बाद में कवर करूँगी, बट बिकॉज जो भी टॉपिक्स मैं अभी कवर कर रही हूँ वो सारे न्यूज़ में हैं, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो तो वो करंट से रिलेट होके ही पढ़ना है. एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप उससे करंट के टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें पढ़ोगे तो फिर आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना इजी होगा, मॉक टेस्ट लगाना भी इजी होगा, एंड दैट विल हेल्प यू टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन ऑल्सो. सो लेट्स डिस्कस अबाउट सुप्रीम कोर्ट. सो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल की बात करते हैं. और सुप्रीम कोर्ट एंड बिकॉज जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है इंडिया में, तो वो जुडिशरी का जो फंक्शन है, पार्लियामेंट का फंक्शन और एग्जीक्यूटिव का फंक्शन, तीनों डिफरेंट हैं. सुप्रीम कोर्ट, या फिर आप कह सकते हो मेनली फर्स्ट ऑफ ऑल हम जुडिशरी की बात करते हैं. जुडिशरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करती है बिकॉज वॉट एवर लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटेड बाय द एग्जीक्यूटिव्स, ये आप कह सकते हो कि चेक्स एंड बैलेंसेस का काम करती है कि किस तरीके से लॉज बनाए जा रहे हैं. जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स हो रहे हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है, सही है कि गलत है, ये सारी चीज़ें जुडिशरी देखती है. और उसके अगर उनको लगता है कि नहीं ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो फिर PIL आपने सुना होगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उसके बारे में भी हम बात करेंगे PIL के. बट PIL के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुकी हूँ इनिशियल क्लासेस में, तो मैं उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. PIL मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है उसमें भी, बट यहाँ पर भी एक बार और डिस्कशन कर लेंगे. सो जो भी वो क्लास आपको इम्पॉर्टेंट है तो वो देखनी है आपको PIL के लिए, बिकॉज इंट्रोडक्टरी क्लास में जो भी मैंने एक बार चीज़ें बताई हैं अब हम उसे डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप स्टार्टिंग से क्लासेस देखिए और उसके बाद लक्ष्मीकांत पढ़िए, सो दैट विल हेल्प यू आउट. सो सुप्रीम कोर्ट इंडिया के जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 124 से 127, तो ये प्रीलिम्स बेस्ड हैं, स्टार्टिंग के 4 to 5 को जो भी पेजेस मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे. उसके बाद मैंने ऐसे डिज़ाइन किया है कि उसके बाद हिंदी वर्जन है जिसमें जो भी हिंदी मीडियम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी हेल्प मिल सकती है. तो मैंने अपने फ्रेंड से अरेंज की है ये, तो उनको भी हेल्प हो जाएगी. और एक्सप्लेन मैं बाइलिंगुअल लैंग्वेज में कर रही हूँ, कहीं पे हिंदी और इंग्लिश दोनों यूज़ करके. अदरवाइज आई कैन एक्सप्लेन इन इंग्लिश ऑल्सो, बट दोज स्टूडेंट्स हु आर लाइक गिविंग द एग्ज़ाम इन हिंदी, जो उनका लैंग्वेज है, तो उसके लिए भी बेनिफिशियल होगी ये क्लास. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द सुप्रीम कोर्ट. एंड सुप्रीम कोर्ट इज़ द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, या आप कह सकते हो कि हाईएस्ट कोर्ट है. तो जितने भी जो केसेस होते हैं हाई कोर्ट में और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में, तो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कह सकते हो आप, तो उन सब से जो भी केसेस हैं, अगर किसी को कोई भी आप कहते हो कि वो सेटिस्फाइड नहीं है जजमेंट से, या फिर पब्लिक एट लार्ज के लिए कोई भी ऐसा कानून या फिर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, तो PIL डाली जाती है, तो वो सुप्रीम कोर्ट ही देखती है. अर्लियर इन 1937 इट वॉज नोन एज फेडरल कोर्ट, पहले इसे फेडरल कोर्ट कहा जाता है, बट 1937 के बाद सुप्रीम कोर्ट कर दिया गया था इसका नाम. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज़ें हैं, तो मैं बेसिक से ही कोशिश कर रही हूँ. उसमें अगर आप NCERT पढ़ते हो या आपने NCERT पढ़ ली है तो फिर आपके लिए और इजी हो जाएगा, बिकॉज सारे फैक्ट मैंने यहाँ पे कंपाइल करके लिखे हुए हैं. तो इसमें जितना भी डिस्कशन हम करेंगे तो सारा डिटेल में डिस्कशन करेंगे. इस लेक्चर में मैं कोशिश करूँगी, थोड़ा लंबा लेक्चर होगा, कोशिश करते हैं या तो अदरवाइज़ 2 पार्ट में कर लेंगे. एक पार्ट में जो प्रीलिम्स बेस्ड और हिंदी वाला वर्जन, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में किया है प्राइम मिनिस्टर वाले और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए, और उसके अलावा इसमें भी ऐसा ही कर लेंगे. सो पहले उसे 1937 से पहले से फेडरल कोर्ट कहा जाता है, और अभी सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट.
कहा जाने लगा। सुप्रीम कोर्ट फॉर्म्ड इन 26 जनवरी 1950 और फर्स्ट बेंच जो स्टार्ट हुई थी 28 जनवरी 1950 में स्टार्ट हुई थी। तो ये ट्रायंगल फॉर्म में दिया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबसे लोअर लेवल पे होते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट होता है, और सबसे जो अपर बॉडी होती है या फिर हाईएस्ट कोर्ट कह सकते हो आप, सो दैट इज सुप्रीम कोर्ट। सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 130 न्यू दिल्ली में है, और सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जो डिटेल दी हुई है वो आर्टिकल 130 में दी हुई है। तो इसकी डिटेलिंग हम अभी देखेंगे। जस्ट अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि ये चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कैन बी एस्टेब्लिश्ड आफ्टर दिल्ली। इट नीड्स द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू द प्रेसिडेंट, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हाँ और जगह पे भी सुप्रीम कोर्ट की जो बेंचेस हैं वो डेवलप की जा सके, बट उसके लिए रिकमेंडेशन सीजीआई का भी होगा। बट इट डिपेंड्स, बिकॉज बहुत सारे प्रॉज एंड कॉन्स हैं, तो वो चीज़ें हमें याद रखनी है। अगर हम टोटल मेंबर्स की बात करें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं हाईएस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, या फिर सीनियर मोस्ट जज कहते हैं। उसके अलावा 33 जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सो जो टोटल नंबर होता है इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 34 होता है। अभी न्यूज़ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्यों है, बिकॉज 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित को अपॉइंट किया गया है। मैंने ये पुराने नोट्स थे। मिस्टर यू ललित इज यू ललित को अपॉइंट किया गया है। सो उनका उसमें भी सैलरी डिटेल है कि डिपेंड करता है इनका भी 2,80,000 हो या नहीं, बट जनरली 2,80,000। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस का सैलरी होता है 2.5 लाख होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन, चेंजेस भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो जब भी आप ये लेक्चर देखोगे तो जो भी पॉइंट्स हैं उसको हमेशा, जब क्योंकि न्यूज़पेपर आपको पढ़ना ही है, तो उसमें आपको ये मेंशन भी करना होगा कि कितनी सैलरी है, अगर चेंज हो रहा है तो उनकी सैलरी कितनी दी जाएगी। लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंग्लिश है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट की जो लैंग्वेज है, आपको जो भी वहाँ पे केसेस वगैरह जाते हैं तो वो इंग्लिश में ही जाएंगे। वहाँ पे रीजनल लैंग्वेज या हिंदी का यूज़ नहीं किया जाता है, बिकॉज इट इज़ लाइक यूनिवर्सल लैंग्वेज इसलिए भी बनाया गया है कि बिकॉज इंडिया में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को लेके सुप्रीम कोर्ट को हम ना तो गाइड कर सकते हैं, ना ही कोई आदेश दिया जा सकता है, और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये प्रोविज़न कहीं नहीं लिखा है। इसीलिए इंग्लिश इसलिए भी है कि यूनिवर्सली यूज़ हो रही है हर स्टेट में, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स हैं जो हिंदी नहीं बोल पाते हैं, मतलब वहाँ के जो वो हैं लोग हैं जिस पर्टिकुलर स्टेट में हैं तो वहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में है, बहुत सारे लोग हिंदी बोलते हैं, बहुत सारे लोग नहीं बोलते हैं। सो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में डिफरेंस की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने जस्ट शॉर्ट फॉर्म में इसीलिए लिखा है कि जैसे प्री के पर्सपेक्टिव से ना कि सुप्रीम कोर्ट में डिटेलिंग ऐसे, हाई कोर्ट में ऐसे, तो मैं कंपैरिजन किया हुआ है इनिशियल प्री के पर्सपेक्टिव से। सुप्रीम कोर्ट में 50% ऑफ द सैलरी पेंशन में दी जाती है, और ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाली जाती है। हाई कोर्ट की बात करते हैं, हाई कोर्ट जो बात करता है आर्टिकल 214 से 237, आई मीन 2014 टू 237 बात करते हैं। आर्टिकल 247 बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज में जितने भी हाई कोर्ट होने चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की जो सैलरी होती है 2.5 लाख होती है, एंड इट इज़ ऑल्सो फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, ये आपको याद रखना है, जो इनकी पेंशन निकलती है। और यहाँ पे क्या होगा, जो भी पेंशन होती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से निकलेगी, अंडर आर्टिकल 266 में आता है। ये पेंशन के लिए जो इनकी जो सैलरी है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से दी जाएगी, लेकिन ये एक आप कह सकते हो कि ट्रिक है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इनका पेंशन निकलेगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इस तरीके का आई मीन क्वेश्चन वैसे नहीं बन सकता, लेकिन ये है कि हाँ शायद आपको कुछ ट्वीक करके पूछ लिया जाए, कभी हो सकता है। अदरवाइज जैसे नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं, वनडे एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। फर्स्ट हाई कोर्ट एस्टैब्लिश इन बंगाल, मद्रास एंड मुंबई या बॉम्बे, दैट इज़ इन 1862।
एंड लैंग्वेज ऑफ हाई कोर्ट इज़ इंग्लिश एंड एनी रीजनल लैंग्वेज एंड हिंदी। तो तीन मतलब जनरली तीन लैंग्वेज कह सकते हो कि पर्टिकुलर स्टेट का जो रीजनल लैंग्वेज है, मेन जो लैंग्वेज है, और हिंदी एंड इंग्लिश। हाई कोर्ट का जो नंबर है यूपी 55 जजेस एंड सैलरी ऑफ हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के जो जजेस की सैलरी है वह 2,25,000 है। तो सैलरी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट, तो इनकी जो सैलरी है वो प्रेसिडेंट के द्वारा डिसाइड की जाती है, एंड ऑफ कोर्स दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस या फिर सजेशंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। तो ये अंडरस्टूड है बिकॉज हम प्राइम मिनिस्टर का टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, प्रेसिडेंट टॉपिक भी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो ये चीज़ें रिलेट करके पढ़नी है। तो इसीलिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपके दिमाग में ये चीज़ें चलनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो सैलरी है वो जो है डिसाइड की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो सैलरी है, ऑल द प्रोविजंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, सैलरीज, अलाउंसेज, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल जजेस एटसेट्रा डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट, बिकॉज वो हाई कोर्ट के अंडर काम करते हैं जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। तो ये जो सारा डिसीजन है, चाहे सैलरी हो, अलाउंसेस हो, अपॉइंटमेंट्स हो जजेस के, ये जो सारा डिसाइड किया जाता है वो हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट के द्वारा किया जाता है। अब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों का कंपैरिजन दिया हुआ है, ताकि जब हम अलग अलग बात करेंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, दैट विल बी वेरी इजी। सबसे पहले तो बात करते हैं सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये पॉइंट सेम है। इफ़ ही और शी इज़ द जज ऑफ हाई कोर्ट देन 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज के बनने के लिए, और अगर हाई कोर्ट का जज बनना है तो फिर जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एज अ जज 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इफ़ लॉयर ऑफ हाई कोर्ट है पर्सन तो 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और हाई कोर्ट के जज के लिए हाई कोर्ट का लॉयर होना चाहिए तो 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट होना चाहिए, और उसके अलावा इसमें भी सेम है कि डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल डी बासु, तो आप एक बार डिटेल में भी जाके देख सकते हो। लक्ष्मीकांत आपको खोल के ही बैठना है जब भी आप लेक्चर लोगे, उसके बाद अपने नोट मेकिंग कर सकते हो। ये वीडियो हमेशा अवेलेबल रहेंगी तो कभी भी देख सकते हो। एक बार समझ नहीं आता तो दोबारा देखिए, डबल की स्पीड में देख सकते हो, दैट विल हेल्प यू आउट श्योरली। Minimum age of the judge of Supreme Court is not mentioned in the court constitution, but रिटायरमेंट का जो एज है वो 65 ईयर्स है, और हाई कोर्ट के जजेस के लिए जो रिटायरमेंट एज है वो 62 ईयर्स है। सो देयर इज़ नो मिनिमम एज, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कोई सच मिनिमम एज नहीं है, बट हाँ रिटायरमेंट की एज जो है 65 ईयर्स है, आई ऑलरेडी डिस्क्राइब, एंड हाई कोर्ट के लिए 62 ईयर्स है। अपार्ट फ्रॉम दिस रिमूवल ऑफ जजेस की बात करते हैं। रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द इम्पीचमेंट वर्ड इज यूज्ड फॉर प्रेसिडेंट ओनली, बट द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस कैन बी रिमूव्ड बाय द सेम वे। जैसे इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है, लेकिन इसे इम्पीच नहीं किया जाता बल्कि रिमूवल यूज़ किया जाता है। सो 2 ग्राउंड पे होता है, सबसे पहले मिसबिहेव होता है और दूसरा होता है इनकैपेसिटी। So the removal process is same as impeachment process. Parliament has to pass it by special majority. It means, so the removal process is same as the impeachment process. Parliament has to pass it by special majority. और special majority मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, 2/3 of the majority of present and vote. अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। अपॉइंटमेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट की डिटेल में बात करेंगे, बट जस्ट आप हाईलाइट देखिए कि मैंने क्या एक्चुअली में पॉइंटर्स में इसलिए मेंशन किया है कि याद करने में बहुत इजी हो जाएगा। 1950 से 86, 1980 से 2015 एंड 2015 से प्रेजेंट डे जो भी अपॉइंटमेंट के लिए बीच में NJAC वगैरह आया था, नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन, पार्लियामेंट के द्वारा पास किया था, बट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बारे में भी मैं डिस्कशन करूँगी अभी। सो फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस एंड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है सेम प्रोसेस फॉलो हो रहा है जो पहले प्रोसेस होता था। और उसके बाद 1950 से 1986 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ हाई कोर्ट विल बी अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी इन एज। जो उम्र में सबसे बड़े होंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट चूज़ किए जाएंगे।
ये तो सेम प्रोसेस है, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं अभी। उसके बाद जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट में ये वाला प्रोसेस यहाँ मेंशन कर दिया है मैंने, तो ये सुप्रीम कोर्ट के लिए है। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर विल एडवाइज टू प्रेसिडेंट टू अपॉइंट द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और जो भी सीनियर मोस्ट होते हैं वो ही अपॉइंट किए जाते हैं जनरली। अब 1986 से 2015 में जो स्टार्ट हुआ प्रोसेस, सबसे पहले कोलिजियम सिस्टम आया, ठीक है। अब कोलिजियम सिस्टम का क्या मतलब हुआ कि एक ग्रुप है, उस ग्रुप में आप कह सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट किया जा रहा है। उसमें प्रेसिडेंट एडवाइस करेंगे, एडवाइस ऑफ कोलिजियम के या ग्रुप ऑफ जजेस होंगे उसमें, उसे कोलिजियम कहा जाता है। तो उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए अपॉइंटमेंट जो करेंगे प्रेसिडेंट करेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एडवाइस पे। अब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का अपॉइंटमेंट जो करेंगे प्रेसिडेंट प्लस चीफ जस्टिस, उसके बाद गवर्नर ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट, ये स्टेट के लिए है इसीलिए गवर्नर ऑफ स्टेट का कंसेंट भी ज़रूरी है यहाँ पे। चीफ जस्टिस के ऑफ हाई कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट जो प्रेसिडेंट करेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यहाँ पे हाई कोर्ट होगा। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको याद रखना और एज इट इज़ ऐसे ही बनाना है ताकि आपको बहुत ईजी हो सके। उसके बाद गवर्नर ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट आएगा अपॉइंटमेंट के लिए। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, 4 मैंने ऐसे मेंशन किए हैं। कोलिजियम सिस्टम में 4 जजेस का पैनल होता है, तो उसको कोलिजियम कहा जाता है। अब 2015 के बाद से अभी तक क्या चला, बीच में एनजेसी आया था, मैंने बताया। तो एनजेसी का जो बिल पास हुआ था पार्लियामेंट के द्वारा, इट पासेस द बिल एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, 2015 में 99 या 99वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 आया था। 6 मेंबर का ग्रुप होगा इसमें। इस ग्रुप का जो एनजेएसी का डिटेल बताती हूँ क्या था, इसके पीछे का जो भी पूरा पिक्चर था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, यूनियन लॉ मिनिस्टर होंगे। तो यूनियन लॉ मिनिस्टर तो सेंटर के तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से ही आ गए, अगर यूनियन लॉ मिनिस्टर है तो। 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे और 2 जूरिस्ट होंगे, एमिनेंट जूरिस्ट। अब यहाँ पे एक कैच आता है कि जब जुडिशरी सेपरेट है या जुडिशरी का जो फंक्शन है वो सेपरेट है पार्लियामेंट से, देन पार्लियामेंट को राइट किसने दिया जो जजेस के अपॉइंटमेंट्स के लिए लॉज बनाया जाए। उसके बाद पिटीशन फाइल हुई, बहुत सारे जजेस ने, बिकॉज इट ऑन द वेलफेयर ऑफ द मासेस। तो एनजेएसी का 2015 में एक पीआईएल फाइल हुई, and in 2015 NJC Act has been made, NJC 99th Constitutional Amendment Act 2015, but it was challenged in Supreme Court because it violated the basic structure of Constitution, which is showing in Article 50 separation of power between judiciary and executive. So how executive can appoint judiciary? So Supreme Court स्ट्राइक्स डाउन एनजेएसी और वहाँ पे एनजेएसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। अब आता है एट प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अभी का जो है अपॉइंटमेंट जो है अभी के लिए। सो एट प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय कोलिजियम सिस्टम। तो फिर से कोलिजियम सिस्टम चलने लगा है और जुडिशरी का जो भी सेपरेशन है वो फिर से सेम चीज़ फॉलो की जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो भी जुडिशरी है उसके बारे में बात करते हैं, इनकी जो पावर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन डायरेक्टली अपील इनटू सुप्रीम कोर्ट। ओरिजिनल जुरिडिक्शन है जिसका आर्टिकल है 131। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम हाई कोर्ट की बात करते हैं, ओरिजिनल जुरिडिक्शन के लिए जैसे मैरिज, क्रिमिनल केसेस आते हैं, सिविल केसेस डिवोर्स के केसेस हैं, या फिर लैंड डिस्प्यूट्स वगैरह है, वो हाई कोर्ट में सारे केसेस आते हैं। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तभी आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हो। उसके अलावा डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, उसके भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। स्टेट एंड मैनी जॉइंट स्टेट्स का डिस्प्यूट चल रहा है, जैसे वाटर डिस्प्यूट वगैरह के लिए भी अगर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है या कोई भी क्लैशेस होते हैं बीच में स्टेट और सेंटर के, तब भी सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड जॉइंट स्टेट्स में भी। सो ये कहलाती है ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट।
ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। अब बात करते हैं रिट जुरिडिक्शन। रिट जुरिडिक्शन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास है। रिट जुरिडिक्शन के बारे में अगर सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करते हैं, आर्टिकल 32 में एक्सप्लेन किया गया है, इफ़ योर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड देन यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। आर्टिकल 226 बात करता है, डिटेलिंग वगैरह के लिए हम बाद में हाई कोर्ट डिटेल में पढ़ेंगे, जस्ट एक कंपैरिजन था कि इसके लिए आर्टिकल 32 है सुप्रीम कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट के लिए 226 है। सुप्रीम आर्टिकल 32 इज सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 226 इज फॉर हाई कोर्ट। और इसीलिए आर्टिकल 32 को कहा जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स को सेफगार्ड के तौर पर भी सुप्रीम कोर्ट को देखा जाता है। अब एडवाइजरी जुरिडिक्शन की बात करते हैं, तो एडवाइजरी जुरिडिक्शन सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास कोई एडवाइजरी जुरिडिक्शन नहीं है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। दो जुरिडिक्शन तो सेम है, एक ओरिजिनल जुरिडिक्शन एंड रिट जुरिडिक्शन। अब एडवाइजरी जुरिडिक्शन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास नहीं है। अब इसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट पूछते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज से, या आर्टिकल 143 में सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस के लिए प्रेसिडेंट उनको पूछ सकते हैं, बट क्योंकि जुडिशरी जो है सेपरेटेड है एग्जीक्यूटिव से, और प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट है या एग्जीक्यूटिव है, तो अब सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 143 में दिया तो गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं अगर वो एडवाइस के लिए एडवाइस मांगते हैं तो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं है एडवाइस देने के लिए। इसी तरीके से नेशनल इंटरेस्ट के लिए अगर बात करते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तब सुप्रीम कोर्ट बाउंडेड है, तब उन्हें एडवाइस देनी ही पड़ेगी। अदरवाइज 143 के अकॉर्डिंग तो एज सच कोई बाउंडेड नहीं। प्रेसिडेंट कैन आस्क फॉर एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143, बट सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड टू गिव द एडवाइस, बट इफ देयर इज क्वेश्चन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी देन सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड टू गिव द एडवाइस। अब बात करते हैं एपेलेट जुरिडिक्शन की। एपेलेट जुरिडिक्शन में अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें, केस ऑफ हाई कोर्ट कैन बी अपील्ड इन सुप्रीम कोर्ट। अगर लगता है कि हाँ सेटिस्फाइड नहीं है जो केस लड़ने वाला बंदा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। जैसे सिविल केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस हैं, मैरिज से रिलेटेड है। अब हाई कोर्ट की अपीलेट जुरिडिक्शन में ओनली डिस्ट्रिक्ट की जो भी डिस्ट्रिक्ट ही अपील कर सकता है, दैट इज़ रिलेटेड टू सिविल केसेस एंड क्रिमिनल केसेस के बेसिस पे ही। अब सुप्रीम कोर्ट अपीलेट जुरिडिक्शंस आर एरिया इज ग्रेटर देन हाई कोर्ट, तो ये याद रखना है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेंस के लिए मैंने काफ़ी डिटेल में मेंशन किया हुआ है व्हाट इज़ कोर्ट ऑफ जुरिडिक्शन और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को दोनों को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है। इंपॉर्टेंट डिसीजंस, कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी है, डिबेट्स हैं, जितनी भी इम्पॉर्टेंट डिबेट्स हैं या जो डिसीजन दिया जाता है, जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, केशवानंद भारती का केस ले लो या गोलकनाथ केस ले लो, तो ये सारे जो केसेस हैं ये लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। तो इसके लिए इसीलिए इसको कहा जाता है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स की फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी उनको रखा जाता है। एंड दिस इज़ द हाई कोर्ट्स पावर टू प्रोटेक्ट इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स। तो ये हाई कोर्ट का पावर है कि इम्पॉर्टेंट जजमेंट को सेफ रखा जाता है। जुडिशियल रिव्यू की अगर हम बात करते हैं, अपील इन कोर्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में किया जा सकता है। जुडिशियल रिव्यू 226 आर्टिकल में मेंशन है। अगर और अदर पावर्स की बात करते हैं, विधि द्वारा स्थापित या प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब जो भी पहले से जो लॉ बनाए गए हैं, एक पर्टिकुलर जिसे कहते हैं विधि या प्रोसेस है, उसी के अकॉर्डिंग जो है जजमेंट लेना या डिसीजन देना। टेकन फ्रॉम जापान, तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। इट हैज़ टेकन फ्रॉम जापान। जुडिशरी चेक ओनली द लॉ एंड प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर। इसमें जुडिशरी अपने विल पावर का यूज़ नहीं कर रही है, बट जो भी प्रोसेस वगैरह या जो लॉ एस्टेब्लिश किया गया पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर के द्वारा, वो ही प्रोसेस फॉलो किया जाता है जजमेंट देने के लिए। It shows parliament is strong, but in case of India, after few cases, it is proved that judiciary can use its own logic and analytical skills. The judiciary can use due process of law.
बिकॉज और कंट्रीज़ में जैसे यूएसए वगैरह में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी काफ़ी यूज़ होता है, बट इंडिया के केस में जनरली पहले प्रोसेस इस्टेब्लिश बाय लॉ होता था, बट अभी भी जुडिशरी का जो एक्टिविज्म है, जैसे एन वी रमन्ना को काफ़ी डेयरिंग चीफ जस्टिस बोला जाता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के लिए काफ़ी जो भी क्रिटिसाइज़ कर देते हैं अगर कुछ भी ऐसा है, तो जहाँ पे जुडिशरी थोड़ी एक्टिव हो जाती है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग है, जैसे जिस तरीके का डिमांड है केस की उस तरीके से अगर रिएक्ट करने लगे, दैट इज़ कॉल्ड द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में मेंशन किया जाता है यथोचित विधि प्रक्रिया, विच मीन्स ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा गैप हो गया था बिकॉज आई वाज जस्ट गेटिंग द कॉल। सो यथोचित विधि प्रक्रिया का मतलब है टेकन एंड अडॉप्टेड फ्रॉम यूएसए, एंड विच मीन्स हियर प्रोसेस एंड मोटिव्स बोथ। फर्स्ट जुडिशरी विल चेक कि क्या प्रोसेस है, क्या सही हो सकता है इस डिसीज़न के लिए, और क्या हम किस तरीके से इसको एक सही तरीके से लॉ को और अथॉरिटी को यूज़ कर सकते हैं। जुडिशरी इज़ स्ट्रॉन्ग इन दिस केस एंड वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस मेथड, बिकॉज जैसे इन इंडिया के केस में बात करते हैं, वी हैव मिक्स फीचर ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसेस एस्टैब्लिश बाय लॉ विच विल मीडिएट जुडिशरी एंड पार्लियामेंट, और उसी की वजह से डिसीज़न ऐसे लिए जाते हैं कि दोनों ही चीज़ों को, किसी का अपर हैंड और लोअर हैंड वाला केस ना बने और चीज़ें बहुत स्मूथ तरीके से हों, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो बीच में। सो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस कर चुके हैं हम, ये प्रीलिम्स वाले जो भी फैक्ट्स थे। अब हम बात करते हैं हिंदी वाला जो सेक्शन है, उसके लिए मैंने बोला हुआ है। तो हिंदी वाले सेक्शन में कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद करने हैं। ये चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो मैं सजेस्ट करूँगी अपनी कॉपी पे ये चार्ट बना लो आप, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा ये। सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले न्यायाधीशों की संख्या, सो नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 124 सब क्लॉज 1 में आता है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस 124 सब क्लॉज 2, एलिजिबिलिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस आर्टिकल 124 सब क्लॉज 3। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो अपॉइंटमेंट है वो, और उसके अलावा जैसे जितने भी जजेस हैं, जजेस का जो भी अपॉइंटमेंट है सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 127 के अंदर आता है। कार्य मुख्य न्यायाधीश की जो भी अपॉइंटमेंट्स हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जितने भी फंक्शंस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं, तो वो आर्टिकल 126 में आते हैं। सेवानिवृत्ति या फिर रिटायर्ड न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो आर्टिकल है 128 है। सुप्रीम कोर्ट के जो प्लेस है आर्टिकल 130 मैं बता भी चुकी हूँ। और न्यायाधीशों का कार्यकाल, टेन्योर, हटाने की प्रक्रिया आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो ये हमें देखना है। और न्यायाधीशों की शपथ, ओथ, आर्टिकल 124 सब क्लॉज 6, ये बात करते हैं हम। तो ये जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे, उसके अलावा यहाँ पे अब बात आती है सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार। तो जितने भी मैंने अभी बात की फंडामेंटल राइट्स का जो भी उसको सेफ गार्ड करना, आर्टिकल 131। रिट जुरिडिक्शन की बात करते हैं, आर्टिकल 32। एपेलेट जुरिडिक्शन आर्टिकल 132, 133, 134 एंड 136 आता है। सहकारी अधिकारिता आर्टिकल 143। अभिलेख न्याय आर्टिकल 129। सो इसके जो बात करते हैं अगर हम सुप्रीम कोर्ट का जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मुंसिफ कोर्ट्स एंड जैसे न्याय पंचायत होती हैं लोकल लेवल पे, तो ये प्रॉपर स्ट्रक्चर है।
सबसे पहले इंडियन जुडिशरी की बात करते हैं, तो मैं हिंदी में आपको इसलिए एक्सप्लेन करूँगी कि जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं वो तो आराम से उनको याद हो ही जाएगा, क्योंकि वो सेम लैंग्वेज में है। बिकॉज कहीं कहीं पे जैसे मूल अधिकारिता, अब मुझे इसका इंग्लिश यहाँ पे नहीं समझ आएगा। अब जब ही मैंने आपको जुरिडिक्शन सारी करा दी है, एपेलेट जुरिडिक्शन और एडवाइजरी जुरिडिक्शन है, रिट जुरिडिक्शन है, तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, ये सारी ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ। तो यहाँ पे जस्ट एक ओवरव्यू दिया गया है, तो इसको आपको अच्छे से इस चार्ट को याद रखना है। 10 बार बना के देखो इसको, तो ये याद आपको हो ही जाएगा। अब भारत की शासन प्रणाली या फिर जुडिशरी की बात करते हैं। भारत की शासन प्रणाली संघीय है, आई मीन फेडरल है, बट न्यायपालिका इंटीग्रेटेड है। बिकॉज इंटीग्रेटेड का मतलब है एक दूसरे से जुड़ी हुई है। भारत में एकल न्यायपालिका की व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण की गई है। भारतीय न्यायपालिका का संगठन शंकु की आकृति का है, जिसमें शिखर पर उच्चतम न्यायालय है। इसका डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ आपको। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, तो भारतीय संविधान में पार्ट 5 में दिया गया है, आर्टिकल 124 से 147 तक है। नए जो जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जो भी प्रोविजंस हैं वो भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था, और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या आर्टिकल 124 सब क्लॉज 1 में दी गई है। आर्टिकल 124 सब क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग भारत में सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों के अलावा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे या जजेस होंगे, और इन जजेस की जो भी नंबर्स होंगे वृद्धि करने का अधिकार पार्लियामेंट को होगा कि उसे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना। 2008 में सुप्रीम कोर्ट जजेस के जो नंबर्स थे उसको अमेंडमेंट किया गया, दैट इज़ द अमेंडमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस नंबर्स 2008 के माध्यम से न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 31 कर दी गई थी, जिसमें इंक्लूडेड CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको। 2019 में संख्या बढ़ाकर 34 न्यायाधीश कर दिया है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद या आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियां राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के उन न्यायाधीशों से परामर्श करके करेगा जिनको वह उचित समझे, या जैसे आपने एमिनेंट जूरिस्ट के बारे में सुना होगा, जो कि प्रेसिडेंट की नज़रों में मतलब आप लॉ के ज्ञाता हो, ये बोल सकते हो आप। परामर्श शब्द का विवाद हुआ कि राष्ट्रपति परामर्श मानने के लिए बाध्य है या नहीं। अब बात करते हैं, केस आता है MP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982, न्यायाधीशों का प्रथम मामला। तो ये मैंने अभी एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको और डिटेल में, बट यहाँ पे पढ़ते हैं कि किस तरीके से इसको मेंशन किया गया है कि फर्स्ट केस भी कहा जाता है, फर्स्ट केस के नाम से भी फेमस है काफ़ी। न्यायाधीशों के स्थानांतरण का मामला या फिर ट्रांसफ़र, यहाँ पे स्थानांतरण को ट्रांसफ़र कहते हैं। इस जो भी ये मैटर है पूरा सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजेस के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजेस द्वारा दिया गया जो एडवाइस है या परामर्श है राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑफ रिकॉर्ड बनाम भारत संघ 1993 का एक और केस था, सेकंड केस आप या उसके इसको दूसरा या सेकंड केस भी कहते हैं, सेकंड जजेस केस। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो बोला था कि पहले वाले निर्णय को पलटते हुए पहले तो बोल दिया था कि नहीं बाध्यकारी नहीं होंगे, बट इसमें बोलते हैं पलटते होगा कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जितने भी हाई कोर्ट में किसी भी जजेस की जो भी अपॉइंटमेंट होगी भारत के मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एडवाइस से ही की जा सकती है, अन्यथा नहीं की जाएगी। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए नियुक्ति मंडल कोलिजियम सिस्टम, जिसका मैंने एक्सप्लेन किया कि कोलिजियम का मतलब है 4 जजेस होंगे उस कोलिजियम में, जिसमें उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होंगे। उसके बाद इसमें यह भी कहा गया कि यदि मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठतम या जिस सीनियर मोस्ट जजेस में परामर्श के में अंतर होता है तो प्राथमिकता मुख्य न्यायाधीश के परामर्श को दी जाएगी। न्यायाधीश मामला 1998, इसको थर्ड
जज केस भी कह सकते हो आप। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो अपॉइंटमेंट कमीशन है, अपॉइंटमेंट कोलिजियम है में अब मुख्य न्यायाधीश के अलावा 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे। 1998 का है ये, तो उसमें 4 सीनियर मोस्ट जजेस भी होंगे। इसमें कहा गया कि इन 5 न्यायाधीशों या जजेस से सलाह करके ही न्यायाधीशों के नाम राष्ट्रपति के पास लिखित रूप से भेजा जाएगा। इस मामले में कहा गया कि 5 न्यायाधीशों की सलाह समान होगी। न्यायालय ने कहा था कि यदि अन्य न्यायाधीशों के सलाह के बिना नाम भेजा जाता है तो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। यदि राष्ट्रपति चाहे तो सलाह को मान कर सकता है, और लेकिन मना करने का उचित आधार बताना होगा, क्योंकि अगर मना करते हैं तो रीज़न क्या है कि आप उनको नहीं अपॉइंट कर रहे हो। अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो एलिजिबिलिटी है उसकी बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी भी व्यक्ति में निम्नलिखित अगर भारत का एक तो नागरिक होना चाहिए, वह किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश होना चाहिए, तथा वह उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत किया होना चाहिए। ये मैं कंपैरिजन में आपको बता चुकी हूँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये एक हिंदी में, इसीलिए मैंने मेंशन किया कि आपको इजी हो कि कोई भी चीज़ छूट रही है। जैसे कुछ जो भी आर्टिकल्स मैंने मेंशन स्पेसिफाई किए हैं यहाँ पे, तो इस पीडीएफ में इजीली कवर हो जाएंगे। तो आप ये मत सोचो कि हिंदी मीडियम से हो आप या इंग्लिश मीडियम से हो, जो चीज़ जहाँ से आपको इम्पॉर्टेंट है और आपका सिलेबस कवर हो रहा है, बिकॉज आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कोचिंग तो नहीं ले रहे हो, कोई पैसा नहीं लग रहा है आपका। तो सेल्फ स्टडी जितनी आप ज़्यादा अच्छे से करोगे उतने अच्छे मार्क्स आप फैच कर पाओगे और उतनी जल्दी आपका सिलेक्शन होगा। तो इसीलिए पहले उन सोर्सेज को यूज़ करो जो कि फ्री अवेलेबल हैं, बिकॉज लोग 1.5 लाख 2 लाख कोचिंग देने के बाद भी उस तरीके से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं जैसी उनको करनी चाहिए, या फिर बाद में वो पछताते हैं कि उस तरीके से वो शायद अपना बेस्ट नहीं दे पाए थे। इसीलिए ट्राई योर बेस्ट, स्टे एट योर होम, आप अच्छे से पढ़ सकते हो बिकॉज वहाँ पे आपके पेरेंट्स हैं, आपको सपोर्ट मिलेगा, हर चीज़ है। और हाँ, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो यह है कि सेल्फ स्टडी के लिए बहुत सारे तरीके हैं आजकल। आई विल कम विद अ न्यू वीडियो जिसमें आपको मैं बताऊँगी कि कुछ इंपॉर्टेंट चैनल्स हैं जिससे आपकी जो भी प्रिपरेशन है उसको और शार्पन कर सकते हो। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अर्हता बता दी है मैंने। तो राष्ट्रपति की नज़र में एमिनेंट ज्यूरिस्ट होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, चीफ जस्टिस का जो अपॉइंटमेंट है 1950 से 1973 तक, जो उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठतम अधिकारी जो होता था सुप्रीम कोर्ट में, तो उसको अपॉइंट किया जाता था चीफ जस्टिस के लिए। और 1973 में केशवानंद भारती के मामले में निर्णय के कुछ घंटों के पश्चात 3 न्यायाधीशों J.S. शैलट, K.S. हेगड़े तथा A.N. ग्रोवर की वरिष्ठता का उल्लंघन कर न्यायमूर्ति अजीत नाथ रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया था। उसके बाद दूसरे न्यायाधीश मामले में 1993 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाना चाहिए। अब उसके बाद आती है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, या फिर आप कह सकते हो कि टेम्परेरी चीफ जस्टिस की बात करते हैं। तो आर्टिकल 126 बात करता है इसके बारे में। अकॉर्डिंग टू दिस, जब जो चीफ जस्टिस हैं का पद या आप कह सकते हो पोस्ट जो वैकेट होती है, तो चीफ जस्टिस की एब्सेंस हो या फिर किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों को पालन करने में असमर्थ हो, तो अन्य न्यायाधीशों में से किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। न्यायाधीशों का कार्यकाल, न्यायाधीश की न्यूनतम उम्र कितनी होगी यह संविधान में उल्लेखित नहीं है। हालांकि संविधान में न्यायाधीशों के कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित 3 उपबंध बताए गए हैं। सबसे पहले, उच्चतम न्यायालय में सभी न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश 65 ईयर्स की आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं। तो 65 ईयर्स तो उनकी मैक्सिमम एज हो गई, बट मिनिमम एज एज सच नहीं दी हुई है। वह राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकते हैं। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। शपथ या अब ओथ की बात करते हैं। आर्टिकल 124 सब क्लॉज 6 बात करता है ओथ की एंड अफर्मेशन की। सो सुप्रीम कोर्ट
के जो जजेस हैं उनकी जो अपॉइंटमेंट है किया जाता है, तब व्यक्ति अपना कार्यकाल संभालने से पूर्व राष्ट्रपति के समक्ष या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के द्वारा शपथ लेते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति अगर शपथ नहीं दिलाए तो वो किसी और को अपॉइंट करेंगे या किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजेस हैं तथा भारत का नियंत्रक एवं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के शपथ का प्रारूप एक जैसा होता है। तदर्थ न्यायाधीश आर्टिकल 127 सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधित प्रावधान फ्रांस से संबंधित हैं। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति केवल सुप्रीम कोर्ट में ही की जा सकती है, उच्च न्यायालय में नहीं। सॉरी, मैं कभी कभी उच्च न्यायालय को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बोल रही हूँ, तो प्लीज़ उसको कंफ्यूज मत होइएगा उससे। आप अपने हिंदी के अकॉर्डिंग ही रखिएगा, क्योंकि कभी कभी मैं मिस्टेक कर देती हूँ, बिकॉज वो एक फ़्लो होता है ना कि आपका जो मीडियम है उसी के अकॉर्डिंग। बट इधर आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि जितना भी मैं हेल्प हो सके मैं उतनी करने की कोशिश कर रही हूँ। सो स्पेयर मी। तदर्थ जितने भी जजेस के पद पर नियुक्ति व्यक्ति के पास सुप्रीम कोर्ट का जो भी एलिजिबिलिटी है, जजेस की एलिजिबिलिटी है, वो होनी चाहिए। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति के पहले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेता है और जिस उस न्यायालय में वह न्यायाधीश काम कर रहा होता है। सेवानिवृत्त या फिर आप कह सकते हो कि रिटायर्ड जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता है, रीअपॉइंट भी किए जाते हैं कई बार। तो इसका जो भी डिटेल्स हैं, प्रोविज़न है, आर्टिकल 128 में दी गई है। अब आर्टिकल 128 बात करता है, अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल जो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और हाई कोर्ट के जो भी रिटायर्ड जजेस हैं को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने की आर्हता रखता हो से भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। क्योंकि कभी कभी जैसे आपने देखा होगा कि नंबर ऑफ़ जजेस तब भी इतने हैं, लेकिन इतने लाखों केसेस अभी भी पेंडिंग हैं। तो बहुत बार ये होता है कि गवर्नमेंट और पार्लियामेंट के सजेशंस आते हैं कि जो भी रिटायर्ड जजेस हैं उनकी अगर दे आर कैपेबल इनफ कि हाँ वो अच्छे से काम कर सकते हैं, तो उनको और उनका जो भी उनको रीअपॉइंट किया जाता है हेल्प करने के लिए। ऐसा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति अनिवार्य है। वह न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की तरह शक्तियाँ, विशेषताएं और अन्य निर्णय का अधिकारी होता है, बिकॉज उनको प्रॉपरली अपॉइंट किया गया है। उनका जो एक्सपीरियंस लेवल है तो उसको यूज़ किया जाता है, इसीलिए उनको अपॉइंट किया जाता है। तो यहाँ पे उनको जितने भी पावर वगैरह हैं उनकी वो सेम होती हैं। उच्चतम न्यायालय का स्थान आर्टिकल 130 के अनुसार उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्चतम न्यायालय का स्थान कहीं और नियुक्त कर सकता है। 18th विधि आयोग के रिपोर्ट संख्या 229 में 2009 में आई थी। इसमें कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय की 4 पीठ कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और हैदराबाद में होनी चाहिए, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया और यह कहकर कि उन्हें उच्चतम न्यायालय की कार्यात्मक एकरूपता का प्रभाव पड़ेगा। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि अब सपोज़ करो कि बहुत सारे स्टेट्स में हो आप, ठीक है, अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हो और आपका जो है अपॉइंटमेंट हुआ है महाराष्ट्र में और आप पंजाबी हो, ठीक है, कुछ टाइम आप वहाँ पे रहोगे, आपको एक जगह से दूसरी जगह गए, उसके बाद आप उसके कल्चर से 2, 4, 6 साल बाद उसके कल्चर से इन्फ्लुएंस हो जाओगे। तो इसीलिए ये जो है आप कह सकते हो कि सिमिलैरिटी को बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया था कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो होगा वो सिर्फ दिल्ली में होगा, उसके अलावा और कहीं नहीं होगा। तो ये जो प्रपोज़ल था वो कैंसिल हो गया था। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के बारे में अगर बात करते हैं, मूल अधिकार, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, नाउ आई कैन टेल यू, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन कहते हैं एपेलेट ज्यूरिडिक्शन, रिट ज्यूरिडिक्शन एंड एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, और अभिलेख न्यायालय, न्यायिक समीक्षा या इसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, एंड अदर पावर्स। अब बात करते हैं कि मुख्य अधिकारी
मुख्य अधिकार, मूल अधिकारिता या फिर ओरिजिनल जुरिडिक्शन। सो अब बात करते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन की। ओरिजिनल जुरिडिक्शन मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो मैं इसको बहुत क्विकली बताऊँगी आपको। जो बस जिसको हिंदी में नोट करना है तो वो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज आपको ऑलरेडी चीज़ें समझ में आ ही गई हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बस इसको 5 मिनट में वाइंड अप करते हैं, जल्दी से जल्दी ख़त्म करते हैं, बिकॉज ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन दे चुके हैं। बस हिंदी में आपको लिखना कैसे है ये मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, तो वो आपको पॉज करके वीडियो और आप अपने नोट मेकिंग कर सकते हो आराम से। लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हो तो लक्ष्मीकांत में टिक कर सकते हो इजीली, बट वीडियो को स्किप या बीच बीच में छोड़ के नहीं देखना है, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है कि आपको आप बीच में स्किप कर करके देखोगे तो आपको चीज़ें समझ आएंगी। बिकॉज ये जस्ट सजेशन दे रही हूँ मैं आपको कि इसको कंटिन्यू देखिए। कोई भी लेक्चर है आपका तो वो हमेशा कंटिन्यू देखिए आप, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यूट्यूब से ही उन्होंने पढ़ाई की है एंड दे क्लियर द एग्ज़ाम। तो ये मत सोचिए कि हम घर बैठे हैं, हमने कोचिंग नहीं ली है तो हम कैसे तैयारी करें, या किसी भी चीज़ के लिए आप कोई भी डिसीज़न ले रहे हो, चाहे आप स्टॉक मार्केट में डील करना चाहते हो, चाहे आप कार्टूनिस्ट बनना चाहते हो, या कोई भी करियर के कोई भी पाथ में, तो आपको वो स्टेप लेना ही पड़ेगा उसी टाइम पे। अगर वो स्टेप आप उस टाइम पे नहीं लोगे तो आपके अलावा और बहुत लोग हैं जो कि आगे बढ़ रहे हैं स्टेप लेने के बाद। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। ओरिजिनल जुरिडिक्शन आर्टिकल 131 बात करता है वह मामला जो केवल सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकता है, वह उच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता होती है। यदि किसी राज्य तथा राज्य के केंद्र के खिलाफ केस हो, यदि कोई राज्य किसी अन्य राज्य के खिलाफ केस हो, यदि एक से अधिक राज्य तथा केंद्र तथा राज्यों के खिलाफ केस हो, कुछ ऐसे मामले और सर्वोच्च न्यायालय में नहीं शुरू हो सकते, और अर्थात यह केस वह सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता नहीं है। जैसे यदि किसी व्यक्ति ने सरकार के खिलाफ केस किया हो, संविधान के लागू होने के पूर्व की गई संधि, करार या सनद, समझौता आदि। 1961 एडी में मूल अधिकारिता या ओरिजिनल जुरिडिक्शन का पहला मामला वेस्ट बंगाल के द्वारा केंद्र में लिया गया था। अब रिट जुरिडिक्शन आर्टिकल 32 की बात करते हैं, विच इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या जो हम ये जुडिशरी वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। तो मूल अधिकार में पीड़ित व्यक्ति आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकता है, या फिर आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट, दोनों में किसी में भी जा सकता है अगर वायलेशन होता है तो। सर्वोच्चतम न्यायालय को नागरिकों को मूल अधिकारों के रक्षक या गारंटर के रूप में भी स्थापित किया जाता है। आर्टिकल 32 के तहत मूल अधिकारों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रिट जारी करता है: हिबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शरी, क्यू वारंटो। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये जो जुरिडिक्शंस हैं, हिबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शरी, तो इसके डिटेल में बात करते हैं कि क्या बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका मतलब है कि बंदी को सामने लेके आया जाए। अब बात करते हैं आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों के लिए रिट जारी कर सकता है, जबकि जो हाई कोर्ट है आर्टिकल 226 के तहत मूल अधिकारों तथा विधिक अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। एपेलेट जुरिडिक्शन में बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के पास सभी उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारों को निम्नलिखित 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। आर्टिकल 132 बात करता है संवैधानिक मामलों से जुड़ी जितनी भी अपील्स हैं, सिविल मामलों में जुड़ी जितनी भी अपील्स हैं आर्टिकल 133 के अंडर आता है। आपराधिक मामलों में जुड़ी जितनी भी अपील्स है 134, विशेष अनुमति की जो भी अपीलें हैं आर्टिकल 136 के अंदर आता है ये। अब आर्टिकल 132 की बात करें, संवैधानिक मामलों की जुड़ी जितनी भी अपील्स हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटेड जितनी भी है, तो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग जितनी भी मैटर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनली, तो उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है। तो जो हाई कोर्ट में सेटिस्फाइड नहीं है डिसीज़न से, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उसके अलावा अनुचित फैसले के आधार पर उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। सिविल मामलों की जुड़ी अपीलें आर्टिकल 133 में किसी उच्च न्यायालय द्वारा सिविल मामले में
दिए गए निर्णय, डिग्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में तब की जा सकती है जबकि वे उच्च न्यायालय के इस बात का प्रमाण पत्र दे दिया हो कि हाँ वो सुप्रीम कोर्ट में आप जाके अपील कर सकते हो अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो। अगर हाई कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं, जो डिसीज़न है वो फाइनल है, बिकॉज मैंने जो डिसीज़न दिया है वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के दिया है, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं होगी। मामले के विधि के व्यापक महत्व का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है तथा ऐसा प्रश्न कि जिसका निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए तो तब होता है। अनुच्छेद 133 या आर्टिकल 133 के यह जो भी ये प्रोविज़न है, उच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय में केवल ऐसे सिविल मामलों की अपील की जा सकती है जिसमें विवादित विषय का मूल्य 20,000 से अधिक है, लेकिन उस धन संबंधी सीमा को 30वें संविधान संशोधन 1972 द्वारा हटा दिया गया था, तो उसके बाद ये चेंज हो गई थी। अब जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं उनसे जुड़ी जितनी भी अपील्स हैं आर्टिकल 134 के अंडर आती हैं। अंडर आर्टिकल 134 अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल हाई कोर्ट द्वारा किसी भी क्रिमिनल जो भी प्रोसीडिंग्स हैं जिसमें दिए गए किसी भी निर्णय, आदेश या दंडादेश की अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। अन्य न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय के दोषमुक्ति के आदेशों को अपील के उत्तर दिया हो या अभियुक्त को दोष सिद्ध करते हुए मृत्युदंड दिया हो, उच्च न्यायालय में यह प्रमाणित कर दिया हो कि मामला उच्चतम न्यायालय में अपील योग्य है या उच्च न्यायालय में अपने किसी अधीनस्थ न्यायालय से मामलों को विचार के लिए अपने पास मंगाया हो तथा मामले का पर अभियुक्त को दोष सिद्ध करते हुए मृत्युदंड दिया हो। आर्टिकल 134 सब क्लॉज 2 में जो उच्चतम न्यायालय को आपराधिक मामलों में अपील ग्रहण करने और सुनने के लिए अतिरिक्त शक्ति प्रदान करता है। I mean, ये हाई कोर्ट की जो है पावर है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो स्पेशल पावर्स की बात करो तो विशेष अनुमति की अपीलें आर्टिकल 136 बात करता है। उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार भारत में किसी भी न्यायालय या अधिकरण द्वारा दिए गए किसी निर्णय, डिग्री, अवधारणा, दंडादेश या आदेश की अपील के लिए विशेष अनुमति दे सकता है, लेकिन यह प्रावधान सैनिक न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील के विशेष अनुमति नहीं दे सकता, जो कि आपने सुना होगा जितने भी आर्मी कोर्ट्स हैं तो उनके लिए सलाहकारी या फिर आप कह सकते हैं एडवाइजरी जुरिडिक्शन अंडर 143, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन है। आर्टिकल 134 के अकॉर्डिंग यदि प्रेसिडेंट को प्रतीत हो कि विधि प्रोसेस या तथ्य का कोई ऐसा कोई प्रश्न पैदा हुआ है जो कि सार्वजनिक महत्व का है या फिर बेनिफिशियल एट लार्ज है, तो उक्त प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय को सलाह मांग सकता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। किसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय भी राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। एक्सप्लेन मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, जस्ट आपको पढ़ के बता रही हूँ। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 143 सब क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौता, प्रसंविदा, सनद आदि मामलों पर किसी विवाद के उत्पन्न होने पर उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को अपना मत देना अनिवार्य है, लेकिन राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब बात करते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आर्टिकल 129 बात करता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की। उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। अभिलेख न्यायालय के निम्नलिखित 2 लक्षण होते हैं। अभिलेख न्यायालय के निर्णय और कार्यवाही लिखित होती है। ऐसा न्यायालय द्वारा अपने अवमानना के लिए किसी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के पद की रिक्तियाँ निम्नलिखित हो सकती हैं, जैसे 65 ईयर्स की एज या डेथ हो जाए या फिर रेजिग्नेशन या फिर हटाने की प्रक्रिया शुरू हो या फिर आप जैसे रिमूवल की बात करते हैं। हटाने की प्रक्रिया के अनुसार ये मैं ऑलरेडी इनकेपेसिटी बता चुकी हूँ और मिसबिहेव है इसका।
आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 बात करता है संसद को ये शक्ति दी गई है कि न्यायाधीशों या जजेस को हटाने की जो प्रक्रिया का प्रोविज़न है, संसद इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायाधीशों की जांच अधिनियम 1968 पारित किया, जिसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में प्रावधान है। हटाने की प्रक्रिया आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 बात करता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ हस्ताक्षर के बाद अध्यक्ष को देने और राज्यसभा में प्रस्ताव लाने हो तो 50 संसद हस्ताक्षर करने के साथ सभापति को देंगे। अध्यक्ष सभापति इस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है। यदि प्रस्ताव को स्वीकार किया गया तो उसे 3 सदस्यीय समिति को जांच करने के लिए दिया गया जाता है और यह समिति में मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश और उसके अलावा किसी अन्य न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और न्यायिक विधिवेता या फिर आप कह सकते हो एमिनेंट ज्यूरिस्ट, जो जिसको बहुत अच्छी नॉलेज हो लॉ के बारे में। तो यदि समिति या कमेटी न्यायाधीश को दोषी पाती है तो रिपोर्ट अध्यक्ष या सभापति के पास जाती है। यदि दोनों सदन विशेष बहुमत से पारित कर दें तो प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद न्यायाधीश पदमुक्त हो जाएगा। अभी तक न्यायाधीश वी रामास्वामी तथा न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग आया था, लेकिन पारित नहीं हो पाया था। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि महाभियोग किसी न्यायाधीश के खिलाफ आता है तो संसद को उसे एक ही सत्र में पूरा करना पड़ेगा। ये इम्पॉर्टेंट है कि एक सेशन में इसको कंप्लीट करके ख़त्म करो, अदरवाइज तो ऐसे पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे। यदि प्रस्ताव आने के बाद लोकसभा का विघटन हो जाता है तो प्रस्ताव खारिज नहीं होगा। उच्चतम न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्तियाँ। अब बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक समीक्षा मीन्स जुडिशियल रिव्यू। भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसके तहत वह केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर विधायी व कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच कर सकती है। इन्हें गलत पाए जाने पर इन्हें विधिवत, असंवैधानिक और अवैध घोषित किया जा सकता है। इसके पश्चात सरकार द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। उच्चतम न्यायालय की अन्य शक्तियाँ। उच्चतम न्यायालय की अन्य शक्तियाँ निम्नलिखित हैं। आर्टिकल 144 के अकॉर्डिंग भारत के राज्य क्षेत्र में सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। अनुच्छेद या आर्टिकल 139 के अकॉर्डिंग संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को किन्हीं परियोजनाओं के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। अकॉर्डिंग टू 138 पार्लियामेंट उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है। आर्टिकल 146 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपने न्याय अधिकारों और सेवकों की नियुक्ति करने तथा उसकी सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त है। सो ये बात हो गई सुप्रीम कोर्ट की। अब बात करते हैं हाई कोर्ट की। 2 पेजेस हैं तो हाई कोर्ट को हम यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। आई थिंक दैट विल बी गुड, क्योंकि मुश्किल से 10 मिनट लगेगा। उसके बाद फिर हम जो मेंस वाला होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। अब हाई कोर्ट की बात करते हैं। हाई कोर्ट में जो मैंने यहाँ पे इंग्लिश वाली फॉर्म में लिखा था, बट मैं आपको हिंदी में ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले नंबर ऑफ़ जजेस। 216 आर्टिकल बात करता है नंबर ऑफ़ जजेस की। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात करता है आर्टिकल 217 सब क्लॉज 1। एलिजिबिलिटी बात करता है 207 सब क्लॉज 2। मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट विद द यू कैन से प्रेसिडेंट प्लस गवर्नर एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एडवाइस पे अपॉइंट किया जाता है, जिससे कोलिजियम सिस्टम के अलावा। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आर्टिकल 223। अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्शन जजेस की बात करें तो आर्टिकल 224 बात करता है। रिटायर्ड जजेस में आर्टिकल 224 सब क्लॉज ए। ओथ की बात करें तो ओथ 219 में है, ट्रांसफ़र 222 में है। तो ये जो है चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इस चार्ट को अपनी कॉपी में बना लें। हाई कोर्ट बात करता है संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214, 232
या 214 टू 32 उच्च न्यायालय हाई कोर्ट से संबंधित प्रावधान है। आर्टिकल 220 आर्टिकल 214 टू 232 बात करता है हाई कोर्ट के लिए। सर्वप्रथम हाई कोर्ट का जो गठन हुआ था 1862 में हुआ था, तब किया गया जब कलकत्ता, मुंबई एंड मद्रास में हाई कोर्ट का जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। आर्टिकल 214 के अकॉर्डिंग प्रत्येक राज्य के लिए जो है हाई कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया था। एंड 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 बात करता है, इसके तहत पार्लियामेंट को अधिकार है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक साझा हाई कोर्ट का गठन कर सकते हैं। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 216 में आर्टिकल में दी गई है। संविधान में उच्च न्यायालयों की न्यायाधीशों की संख्या का कोई स्पेशल प्रोविज़न नहीं दिया गया, कोई नंबर नहीं दिया है। जस्ट जो भी चल रहा है, मतलब कन्वेंशन कह सकते हो आप या प्रथा, उसके अकॉर्डिंग ही है। अनुच्छेद 216 या आर्टिकल 216 के अकॉर्डिंग प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा ऐसे न्यायाधीशों से मिलकर होता है जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करता है। न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ 217 सब क्लॉज 1 बात करता है। संविधान में प्रावधान है कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के राज्यपाल के परामर्श करने की बात करता है। मुख्य न्यायाधीश उस राज्य के राज्यपाल और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श करेंगे। तीसरे न्यायाधीश 1998 के मामले में उच्च न्यायालय में कहा कि उच्च न्यायालय के निर्णयों न्यायाधीशों की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करना चाहिए। भारत का मुख्य न्यायाधीश यदि अन्य न्यायाधीशों से विचार विमर्श किए बिना ही राष्ट्रपति को अपना परामर्श देता है तो राष्ट्रपति ऐसा परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो मना भी कर सकते हैं। आर्टिकल 217 सब क्लॉज 2 बात करता है एलिजिबिलिटीज़ की। सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, जो तो सबको ही पता है। 10 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है जुडिशियल ऑफिसर होना चाहिए। राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष का न्यायिक या जुडिशियल ऑफिसर्स का कार्य कर चुका हो। एक से अधिक राज्यों में उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, या फिर लॉयर। कार्यकारी या एक्टिंग जजेस की बात करते हैं। 223 बात करते हैं एक्टिंग जजेस के लिए। इसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट किसी उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को उस उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है यदि मुख्य न्यायाधीश अपने कार्य का निर्वहन नहीं कर रहा हो, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश स्थायी रूप से अनुपस्थित हो। अपॉइंटमेंट एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस अतिरिक्त, तो आर्टिकल 224 बात करता है एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस की। इसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट हाई कोर्ट में अतिरिक्त जितने भी जजेस हैं उनकी टेम्परेरी रूप से उनको अपॉइंट कर सकते हैं। उच्च न्यायालय में बकाया कार्य अधिक है, यदि यदि अस्थायी रूप से उच्च न्यायालय का कामकाज बढ़ गया हो तो अतिरिक्त अन्य कार्यकारी न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक ही पद पर रह सकता है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति या रिटायर्ड जजेस का अपॉइंटमेंट की बात करूँ तो आर्टिकल 224 सब क्लॉज ए बात करता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के लिए से किसी ऐसे व्यक्ति को जो उच्च न्यायालय की न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। जब कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश ऐसा अनुरोध स्वीकार कर कार्य करता है तब उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वे सभी आधिकारिक शक्तियां तथा विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। शपथ अनुच्छेद 219 के तहत किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है तब वह अपना पद संभालने के पूर्व संबंधित राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त अपने अधिकारी के समक्ष अनुसूची 3 में दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ ले सकता है। यदि उच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए गठित किया गया जाता है तो
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को यह राज्य के राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई जाती है। उन्हें उच्च न्यायालय का स्थान स्थित है। न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 ईयर्स है। एज सच कोई मिनिमम एज नहीं है कि इतने पे ही आप हाई कोर्ट के जज बनोगे। राष्ट्रपति को जो है अपना रेजिग्नेशन देते हैं। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति को उसे पद से हटाया जा सकता है। किसी दूसरी अन्य न्यायालय में स्थानांतरण हो जाता है, पर यह उसकी नियुक्ति उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में हो जाने पर वह पद छोड़ देता है। ट्रांसफ़र ऑफ जजेस, न्यायाधीशों का जो ट्रांसफ़र है आर्टिकल 222 बात करता है कि तहत राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श के पश्चात किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण या ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कोई न्यायाधीश स्थानांतरण के पश्चात दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य करता है तब वह अपने वेतन के अतिरिक्त प्रतीकात्मक भत्ता भी प्राप्त करने का हकदार होता है। आर्टिकल 222 सब क्लॉज 2 बात करता है थर्ड जजमेंट में 1998 में उच्च न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण मामले में भारत का मुख्य न्यायाधीश तथा उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की बनी कॉलेजियम द्वारा विचार विमर्श के पश्चात दोनों अन्य न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों एक वहाँ जहाँ से न्यायाधीश का स्थानांतरण हो रहा है वहाँ जहाँ वह स्थानांतरण हुआ है तो राष्ट्रपति को अपना परामर्श देगा। पद की रिक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद की रिक्ति 62 ईयर्स की आयु पूरी कर चुके हो, न्यायाधीश की मृत्यु हो गई हो, महाभियोग के पश्चात पद रिक्त हो जाता है, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे दे या स्थानांतरण के पश्चात पद की रिक्ति हो जाए। अब बात करते हैं न्यायाधीशों को हटाना है रिमूवल, तो इनकेपेसिटी और उसके अलावा मोरल बिहेवियर के बेसिस पे है कि आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उन्हीं आधारों और प्रक्रिया के तहत हटाया जाता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4। सो पीडी दिनाकरन हाई कोर्ट के और सुमित्रा सेन ऐसे जजेस हुए हैं जिनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट का प्रोविज़न लगाया गया था पर वो पास हुआ नहीं, क्योंकि अभी मेंशन किया था। आर्टिकल 31 जो है पार्लियामेंट विधि द्वारा या दो से अधिक राज्यों तथा यूटी के लिए एक ही हाई कोर्ट की मांग कर सकता है, तो ये मैं ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। पार्लियामेंट विधि द्वारा किसी हाई कोर्ट की टेरिटरी पर विस्तार कर सकती है या अगर ऑलरेडी विस्तार है तो उसका अपवर्जन भी कर सकती है। अब लास्ट के कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं, जस्ट गोइंग टू कंप्लीट दैट, सो हैव पेशेंस, क्योंकि आप अच्छे से कर लोगे। डबल की स्पीड में देखोगे तो हाफ एन आवर में लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, अदरवाइज कम से कम 3-4 लेक्चर्स में ख़त्म हुआ है जो मैंने जनरली देखा है। तो इसीलिए आप रिलीजियसली करो, चीज़ें बहुत ही सिंपल हैं, इतना भी टफ नहीं होगा कि आपको एक सब्जेक्ट, क्योंकि सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। तो प्रारंभिक अधिकारता है ओरिजिनल जुरिडिक्शन, रिट जुरिडिक्शन, एपेलेट जुरिडिक्शन, परिवेक्षीय अधिकारिता, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, अभिलेख न्यायालय एडमिनिस्ट्रेटिव, और उसके अलावा न्यायिक समीक्षा की शक्तियाँ। प्रारंभिक अधिकारिता या जितनी भी जुरिडिक्शन है, उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के संबंध में प्रारंभिक अधिकारिता प्रदान किया गया है। मूल अधिकारों को लागू करने के लिए उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। कलकत्ता, मुंबई, मद्रास हाई कोर्ट के पास 1973 के पूर्व आपराधिक प्रारंभिक अधिकारिता था। इसका आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 द्वारा पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है। रिट जुरिडिक्शन है 226, अन्य उच्च न्यायालय के क्षेत्र में जिसमें वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है मूल अधिकारों को लागू करने के लिए और किसी अन्य प्रोविजन के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, सरसरी, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और आधिकारिक पक्षता रिट जारी करने की शक्ति है। अपीलेट जुरिडिक्शन हाई कोर्ट का नहीं होता, अपीलेट जुरिडिक्शन तो होता है, एडवाइजरी नहीं होता। सो उच्च न्यायालय मूलतः एक अपीलीय न्याय है
उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय को अपील सुनता है, जिसमें दीवानी, फौजदारी और राज्य संबंधी मामले शामिल करता है। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय के रूप में उसी न्यायालय में पुनः अपील की जा सकती है। संविधान लागू होने के समय उच्च न्यायालय को राजस्व संबंधी मुकदमों को अपील सुनने का अधिकार नहीं था, लेकिन 44 के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1978 के अकॉर्डिंग राजस्व संबंधी मामलों को भी अपील सुनने का अधिकार दिया गया। प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिडिक्शन 227 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट को प्रशासनिक क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है अपने आधिकारिक क्षेत्र में सभी न्यायालयों या सहायक न्यायालयों के क्रियाकलापों पर नजर रखें, सिवाय और सैन्य न्यायालयों और अधिकरणों को छोड़कर। वह ऐसे न्यायालय के मामले स्वयं के पास मंगवा सकता है। उच्च न्यायालय उन शुल्कों को भी नियत कर सकता है जो ऐसे न्यायालय के लिपिकों, अधिकारियों तथा अभिवक्ताओं को अनुज्ञेय होती है। किसी ऐसे न्यायालय के अधिकारियों द्वारा रखे जाने वाली पुस्तक प्रविष्टियाँ और लेखों के रूप में निम्नलिखित प्रारूप विहीन कर सकता है। ऐसी न्यायालयों की जनसंख्या और कार्यवाही के विनियम हेतु साधारण नियम और प्रारूप बन सकता है, किंतु उक्त सभी नियमों के लिए राज्यपाल का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है। अधीनस्थ मामलों का निर्णय। अधीनस्थ मामलों पर नियंत्रण और शक्तियाँ। राज्य की सभी न्याय सेवा जिला न्यायाधीशों के अलावा तैनाती, स्थानांतरण, सदस्यों के अनुसार अवकाश, स्वीकृति, पदोन्नति आदि मामलों को भी देखा जाता है। उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के जो लॉज हैं वो उन सभी अधीनस्थ न्यायालयों को मानने की भी बाध्य होती है जो उसके न्यायिक क्षेत्र में आते हैं। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, तैनाती और पदोन्नति एवं उनकी राज्य न्यायिक सेवा। जिला न्यायाधीशों से अलग की नियुक्ति में राज्यपाल उच्च न्यायालय परामर्श लेता है। अभिलेख न्यायालय आर्टिकल 215 के अकॉर्डिंग उच्चतम न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय भी लिखित अभिलेख न्यायालय है। उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियाँ लिखित होती हैं और अभिलेखों के रूप में रखी जाती है। वह में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के रूप में पेश किया जाता है या किया जा सकता है। और न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल एक्टिविज्म ऑफ पावर जुडिशरी की बात करते हैं। उच्चतम न्यायालय संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित ऐसे किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रोविजंस के अनुकूल हो या ना हो, डिपेंड करता है कि अगर अनुकूल है तब तो ठीक है, अनुकूल नहीं है तो फिर वो कैंसिल हो जाता है, ये कैंसिल कर देती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। फ्रीडम ऑफ हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय को भी राज्य विधानमंडल तथा राज्य कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त रखने के लिए निम्नलिखित संबंध में प्रावधान दिया गया है। न्यायालय के रूप में वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि को दिया जाता है, अतः राज्य विधानमंडल इसमें ऐसी कटौती नहीं कर सकता। ध्यातव्य है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पेंशन भारत की कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलती है। सर्वोच्च न्यायालय की भांति उच्च न्यायालयों का भी यह अधिकार और दायित्व है कि वह संविधान की रक्षा तथा व्याख्या करे। अपने कर्तव्यों का निर्वाह से उच्च न्यायालयों के किसी न्यायाधीश द्वारा किए जाए गए किसी आचरण के संबंध में संसद या राज्य विधानमंडल और वाद विवाद नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय अपने अपमान के लिए किसी को भी दंडित कर सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल नियत है। राज्य मंत्री परिषद या विधानमंडल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से नहीं हटा सकते। न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। इस अवधि में न्यायाधीशों को केवल संसद द्वारा आयोग की विशेष प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है। सो इट वाज ऑल अबाउट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो ये हम कर चुके हैं। अभी जो इसका मेंस वाला पोर्शन होगा वो थोड़ा लंबा चलेगा, बिकॉज मेंस के लिए हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। टिल देन टेक केयर गाइस एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन, क्योंकि एटलीस्ट आप हेल्प कर सकोगे। अपना जो भी हेल्पिंग माइंडसेट है उसे डेवलप करो, बिकॉज जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं वो हेल्पिंग के लिए ही है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।